कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू संगवारी हो। जय जोहार, राम राम। चल नगरिहा अब जाबुन रे खार माँ, धरती दाई के सोला सिंगार माँ, धरती दाई के सोला सिंगार माँ। चल नगरिहा अब जाबुन रे खार माँ। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में खरीफ के मौसम में किसम किसम के फसल लिए जाते और हमार छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते संगवारी हो। लेकिन धान के कटोरा में किसम किसम के साग भाजी फसल सब अमागे है। और संगवारी हो, एक ठन अउ बात कहे जाते कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा, यानी कि हमार जमीन अच्छा रही तो हमार फसल अच्छा रही। तो बिल्कुल सिरतोन बात है संगवारी हो कि जमीन के तैयारी बुनियादी तौर पे हमन अच्छा से करबो तो हमार अवैया फसल हा अच्छा होही। यानी कहान कि खरीफ के मौसम में हम जो फसल लेना चाहत हन ओकर पहली ग्रीष्मकालीन जोताई यदि हमन कर देवन, जमीन के तैयारी कर देवन, ओकर से का फायदा होथे, ओकर से का हमला लाभ मिलही, ये बात के ध्यान देना जरूरी है संगवारी हो। तो आप मन जान डरे संगवारी हो कि आज हमन चर्चा के विषय ही राखबो कि ग्रीष्मकालीन जमीन के तैयारी कैसे करन और फसल के चयन कैसे करन। संगवारी हो, मैं विशेषज्ञ ले बुलावो आज के चर्चा में उत्तर देवर। तब तक आप मन देखो ये खास गर्मी जिसको हम लोग ग्रीष्मकालीन कहते हैं, नामी है, बड़ा भयावह है। और इस गर्मी में पशुधन को, मानव समाज को सन स्ट्रोक की समस्याएं होती हैं। मतलब लू लग जाना, ये महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। वैसे ही चाहे वो उद्यान की फसल में फल वाली फल हो, चाहे सब्जी फसल हो या फूल की फसल हो, इनको भी लू लगने की संभावनाएं होती है। याद रखें किसान भाइयों, लू से बचाना है तो किसान भाइयों को समय समय पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। बात आती है कि सिंचाई कब कब करें और दिन में किन किन समय पर करें। तो किसान भाई विशेष ध्यान रखें, सूर्योदय के समय यानी 6 से 7 बजे अगर किसान भाई लोग सिंचाई करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो सीधे शाम के समय किसान भाइयों को सिंचाई करनी चाहिए। संगवारी हो, संदेश आप मन देखत रहे हो और मैं गोड बात करे बर चल दे रहे हूँ डॉक्टर दीपक चंद्राकर, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। हमर तीर आ चुके हैं। डॉक्टर साहब के भी बहुत स्वागत है। और आप मन अभी टीवी चालू करे हो संगवारी हो तो हमारे कार्यक्रम में भी आप मन के स्वागत है। और डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी से यही सवाल है संगवारी हो कि ग्रीष्मकालीन जमीन के तैयारी, खरीफ के मौसम में यदि हम लोग फसल लेना है तब, तो ग्रीष्मकालीन जमीन के तैयारी हम कैसे करन, काबर करन, एकर से हमला फायदा का होही। आवो संगवारी हो, जानकारी लेथन दीपक चंद्राकर जी से। ग्रीष्मकालीन जुताई का बहुत ही महत्व है भारतीय कृषि में और मुख्यतः छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पे किसान भाई लोग जो फसल चक्र अपनाते हैं उसमें धान लेते हैं वर्षा ऋतु में, उसके बाद रबी के मौसम में दलहनी फसल या तिलहनी फसल लेते हैं जैसे कि अलसी है, और उसके बाद कुछ किसान भाई पुनः धान की खेती लेते हैं या धान गेहूँ मूंग मटर, मूंग मसूर इसकी फसल लेते हैं, मूंग एवं उड़द की। तो ऐसे में जो दलहनी फसल है अगर अपन ले रहे हैं वर्षा ऋतु के पश्चात, तो ये बहुत अच्छा फसल चक्र कहलाता है। और इसके पश्चात आगामी जो वर्षा ऋतु है उससे पहले मई जून के महीने में यदि हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे कि जितने भी आगामी पूर्व फसल के जो अवशेष हैं वो पलट जाते हैं। और यदि हम अन्न वाली फसल के बाद पुनः अन्न वाली फसल ले रहे हैं तो उसमें जितने भी इल्ली संखी है, जैसे कि तना छेदक के जो भी प्यूपा है, लार्वा है, जो कि भूमि में या खेत के मेड़ में जो खरपतवार है उसमें जो छुपे रहते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जब 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर पड़ता है, आप देख ही रहे हैं इस समय टेम्परेचर, तो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ खरपतवार के कंद है
जैसे कि मोथा प्रजाति का जो खरपतवार है उसके छोटे छोटे कंद पाए जाते हैं जिसको हम राइजोबम बोलते हैं, राइजोम। तो ये भूमि के निचली सतह से ऊपर की सतह में आ जाते हैं और आने के बाद में वो सूर्य का जब तापमान 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है तो उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो नष्ट हो जाता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कंद पूरी तरह से सूख जाता है, सड़ जाता है। तो इस तरह से फ़ायदा होता है। इसके अलावा मृदा में वायु संचार बढ़ता है, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर के जो फसल अवशेष हैं वो नीचे चले जाता है, तो इससे खाद बन जाता है और बहुत ही मतलब वायु संचार बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं तो वर्षा ऋतु में जो पानी शुरुआत में जो पानी गिरता है तो उसका प्रत्येक बूंद या पूरा का पूरा भाग है वो मिट्टी के अंदर निचले सतह में जाता है, क्योंकि उसको रुकावट बहने में रुकावट पैदा हो जाती है। बड़े बड़े ढेले रहते हैं, तो इतने बड़े बड़े ढेले हैं 2 किलो 5 किलो 6 किलो के, तो वर्षा के पानी के बहाव को रोकने का काम करता है वो। और यह हमेशा ढलान के विपरीत दिशा में करना चाहिए और 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में करना चाहिए मिट्टी पलट हल से, जिसको हम ग्रीष्मकालीन जुताई बोलते हैं। या यदि एक आध बार बीच में पानी गिर गया तो देसी हल से भी किसान भाई लोग कर सकते हैं, जिसमें 20 से 22 सेंटीमीटर की गहराई में किसान भाई लोग देसी हल से भी कर सकते हैं। वरना बहुत सारे आजकल तो उपकरण जो ट्रैक्टर चलित आ गए हैं, जैसे कि MB प्लाऊ है, जिससे कि बहुत बढ़िया किसान भाई कर सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही खरीफ के मौसम में यदि हम जमीन के तैयारी करत हन तो का बात के सावधानी हमला देना है। कहा तरी से चंद्राकर जी है कि गोबर खाद मिलाओ, सड़े हुए गोबर खाद मिला के जमीन के तैयारी बढ़िया रकम ले करो तो जमीन है बहुत अच्छा हो सकत है। संगवारी हो, ये तो जमीन के तैयारी में ध्यान देने वाला बात है। अब बात आते संगवारी हो कि धीरे धीरे हमार मौसम बदल गए और पानी गिरे के शुरू हो गए, तो पहली वर्षा जैसे हो गए और खेत के तैयारी हमला फिर करना है फसल के बुआई भर, तो पहली वर्षा के बाद खेत के तैयारी हम कैसे करन और कौन कौन सा फसल के हमला चुनाव करना है संगवारी हो खरीफ के मौसम भर। आओ दीपक चंद्राकर जी का कहत है संगी हो देखन। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस्मों का चयन किसान भाई कैसे करें, क्योंकि किसानों के जो खेत की जो उत्पादकता है वो किस्मों पे ही आधारित होती है। तो किसान भाइयों को बहुत ही सजग रहना चाहिए और ऐसे किस्मों का चयन करना चाहिए जो कि रोग रहित हों एवं उनका उत्पादन अच्छा हो और मिट्टी और पानी की उपलब्धता के अनुसार, उनकी अवधि के अनुसार मतलब किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे कि कोई किसान भाई के पास में यदि ऊपरी ज़मीन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह धान की फसल ले, वह खरीफ के मौसम में भुट्टा या मक्का की फसल ले सकते हैं। या यदि भर्री ज़मीन है जिसमें कि पानी नहीं रुकता है तो ऐसे किसान भाई मूंग एवं उड़द की फसल है या बरबट्टी की फसल है ले सकते हैं, या सोयाबीन की फसल ले सकते हैं भारी भूमियों में। लेकिन यदि ऐसे किसान भाई जिनकी ज़मीन मध्यम से भारी हो और जहाँ पे पानी रुकता हो, जिसे हम बंडेड कहते हैं, बंडेड मीडियम लैंड या लो लैंड, तो ऐसे किसान भाइयों को धान की फसल का चुनाव करना चाहिए। और मध्यम भूमि में किसान भाई जो मध्यम अवधि की जो किस्में हैं, जैसे महामाया है, राजेश्वरी है, IGKV R1 है, ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए। और किसान भाई जिनके पास में गहरी ज़मीन है और जहाँ पे पानी अक्टूबर के अंत तक भरा रहता है, ऐसे भूमियों में किसान भाई जो लंबी अवधि की फसलें हैं जैसे कि महामाया है, दुबराज धान है, और यदि और पानी भरा रहता है तो जलदुबी धान या अन्य जो किस्में हैं जो कि हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से बहुत सारी किस्में निकली हुई हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पे और अवधि के आधार पे उन किस्मों का चयन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी किस्मों का चयन करे, किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि बहुत ही विश्वसनीय संस्था से प्रमाणित बीजों का उपयोग करना है, रोग रहित बीजों का उपयोग करना है एवं अपनी आर्थिक स्थिति, खेत की स्थिति, वर्षा की उपलब्धता के आधार पे और मार्केट की उपलब्धता के आधार पे किस्मों का चयन करना है। जैसे कि किसान भाई यदि महामाया की किस्म लेते हैं तो महामाया का किस्म है वो बहुत ही बढ़िया मंडी में बिकता है, क्योंकि महामाया पोहा पर्पस के लिए बनाई जाती है, मतलब पोहा बनता है उससे। तो ऐसी किस्मों का चयन करें जो हाथों हाथ किसान भाइयों
का माल बिक जाए और रेट उन्हें बहुत अच्छा प्राप्त हो। संगवारी हो, ये तो रही जमीन के तैयारी कैसे करना चाहिए पहली वर्षा के बाद। अब कौन कौन सा फसल के चयन करना है यहू बात के जानकारी होगे। तो संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन अऊ विराम के। तो विराम में आप मन देखो एक खास संदेश ला, ओकर बाद फिर चर्चा ला जारी रखबो। तो आप मन देखो ये संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की कटाई, बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क,
गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह न छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक श्रमिक ही काम करें। फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ न हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ SMS के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। संगवारी हो, ये तो रही संदेश। अब चलन हमर चर्चा को होती कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और हमर चर्चा आज होवा थे कि ग्रीष्मकालीन जमीन के तैयारी, फसल के चयन। अब संगवारी हो, बात आते जमीन के तैयारी हो गए, उमें ध्यान देने वाला जो बात रही से तिहुल हम देख डरे। लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के जमीन हावे और अलग अलग प्रकार के हम फसल यदि लेवत हन खरीफ के मौसम में। कोई किसान ह धान लेथे, कोई साग भाजी लेथे, कोनो दलहन तिलहन के फसल लेथे। तो जमीन के हिसाब से हमला फसल के चुनाव और किस्म के चुनाव भी करना है संगवारी हो। काबर एक एक किस्म के जमीन नहीं रहा है। अब एक एक किस्म के फसल हमला नहीं लेना है, अलग अलग फसल लेना है। तो अलग अलग जमीन के हिसाब से हमला कौन सा फसल के चुनाव करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है संगवारी हो। तो आप मन देखो सुनो कि डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी है ये विषय में का बतावत है, जानकारी लेवो। देखिए, एक आपको एक रोचक तत्व मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और लगभग छत्तीसगढ़ में 36 लाख हेक्टेयर रकबे में खरीफ वर्षा ऋतु में धान की फसल बोई जाती है और यहाँ की मुख्य फसल है। और धान की जो फसल है उसकी खेती किसान भाई लोग 3 से 4 प्रकार से करते हैं। एक तो खुर्रा बोनी के रूप में भी करते हैं। खुर्रा बोनी 15 जून के बाद की जाती है। खुर्रा मतलब खेत, सूखे खेत में जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, जैसे कि बस्तर संभाग में या सरगुजा संभाग में, जहाँ पे एक बार वर्षा शुरू हो जाती है उसके बाद किसान भाइयों को मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे क्षेत्रों में किसान भाई लोग 15 जून या जून के अंतिम सप्ताह में खेत की जुताई करते हैं एवं बीज, सूखे खेत में बीज को सीड ड्रिल से या कतार में या छिटकवा पद्धति से बो के पाटा लगा देते हैं, ताकि उसके बाद जैसे ही पानी गिरता है और बीज जमने लगता है। इसके पश्चात एक तो विधि ये हो गई। दूसरी पद्धति ये है कि किसान भाई लोग
क्या बोलते हैं कि लेही पद्धति का उपयोग करते हैं। लेही पद्धति का उपयोग धान बोने के लिए उन स्थानों में किया जाता है जहाँ पे लगातार वर्षा होती है और किसान भाइयों को खेत जुताई का या सूखने का मौका नहीं मिलता है। तो लगातार वर्षा की स्थिति में खाली पड़े खेत में किसान भाई लोग मचाई कर देते हैं 2 से 3 बार। मचाई करने के पश्चात में कि जो जर्मिनेटेड या अंकुरित बीज हैं, उनके जो 2 से 3 दिन के अंकुरित बीज हैं, किसान भाई लोग उसका छिटकवा पद्धति से उपयोग करते हैं। चूँकि यह विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और इसमें थोड़ा सा 15 से 20% बीज दर अधिक लगता है, लेकिन खरपतवार की समस्या से निदान मिल जाता है। इसलिए यह विधि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। किसान भाइयों को कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण किस्म है बुआई की विधि है रोपा पद्धति। इसमें सक्षम किसान इसका उपयोग करते हैं और ऐसे किसान करते हैं जिनके पास सिंचाई की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध हो। तो रोपा पद्धति के लिए श्री पद्धति का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पुरानी पद्धति से रोपा की विधि मतलब के द्वारा तैयार फसलों को बुआई की जाती है। इसमें किसान भाई लोग 20 से 25 दिन पूर्व नर्सरी जो होती है उसको अन्यत्र लगाते हैं और वहाँ से उखाड़ के मुख्य खेत में अच्छी तरह से तैयार पडलिंग खेत में, मचाई की हुए खेत में किसान भाई लोग उपयोग करते हैं और ताकि उत्पादन इससे बहुत से कम 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर या 8 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी किसान, अच्छे किसान हैं, समृद्धिशाली किसान, वो उत्पादन ले रहे हैं। संगवारी हो, ये तो रही इस बात फसल के चुनाव के। अब बात आते संगवारी हो कि बोआई के विधि भी कैसे होना चाहिए। जोन फसल हम लेवत हन जमीन के हिसाब से, तो वो फसल के बोआई हम कैसे करन, रोपाई के विधि कैसे होना चाहिए, जेकर हिसाब से हम वैज्ञानिक विधि से खेती करबो। तो यहू बात के ध्यान देना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन यदि हम जोताई करत हन तो बोआई के विधि भी कैसे होना चाहिए यदि हम फसल लेके शुरू करे हन जोताई के बाद तब। तो संगवारी हो, आओ बोआई के विधि कैसे होना चाहिए अलग अलग फसल पर ये जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि किसान भाई लोग अब चूँकि फसल चक्र परिवर्तन एवं अधिक आर्थिक लाभ लेना आजकल किसान भाइयों के दिमाग में आ गया है, तो किसान भाई लोग अपने भूमि के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, सिंचाई की सुविधा के हिसाब से एवं मार्केट की फैसिलिटी के हिसाब से किस्मों का चयन कर सकते हैं। और यदि किसान भाई जिनके पास भाटा भर्री ज़मीन हो तो वो धान लेने के बजाय यदि अरहर ले रहे हैं, मूंग ले रहे हैं, मसूर उड़द ले रहे हैं या सोयाबीन ले रहे हैं तो उनको ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। और यदि मध्यम भूमि है तो किसान भाई लोग वहाँ मक्का ले सकते हैं यदि ढलान है और पानी निकासी की अवस्था है तो। और यदि पानी यदि जमता है तो उसमें धान ले सकते हैं, रोपा पद्धति उपयोग कर सकते हैं या लेही पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई लोग मतलब समय एवं स्थिति परिस्थिति एवं अवेलेबल फैसिलिटी के अनुसार अपने किस्मों का चयन, फसल का चयन करके अधिक से अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। संगवारी हो, जमीन के तैयारी के बाद हम करत हन यदि कोनो भी फसल हम लेथन तो बहुत से नुकसान हमला उठाए ला पड़ते नींदा मन से, यानी बन कचरा से। कोई भी फसल लेवन तो वो बन कचरा हा का हमार जमीन के तैयारी ग्रीष्मकालीन यदि करत हन तो बन कचरा यानी नींदा मन से हमला, खरपतवार से हमला जो छुटकारा है मिल सकत है का। ये बात के भी जानकारी होना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन जोताई से खरपतवार के नियंत्रण भी हम कर सकत हन का। ये सवाल है संगवारी हो, और का जवाब देवत है डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी है खरपतवार नियंत्रण के विषय में। आओ देखो सुनो। चूँकि खरीफ के मौसम में वर्षा यहाँ पे मतलब 55 से 60 दिन तक छत्तीसगढ़ में लगातार वर्षा होती है, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ रेनी डेज के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में यदि पिछले 10 से 12 साल का औसत देखा जाए तो 55 से 61, 62 या 61-62 दिन तक ही इतने दिनों की ही वर्षा होती है और इन्हीं अवधि में 70 से 80% वर्षा होती है। तो खरपतवारों के बढ़वार के लिए भी यह समय अनुकूल होता है और वर्षा ऋतु में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार होते हैं। इसी के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई का के लिए कि वैज्ञानिक गण मतलब रिकमेंड करते हैं कि यदि हम ग्रीष्मकालीन जुताई कर रहे हैं उसके पश्चात जैसे ही पानी गिरता है उसके 8-10 दिन बाद थोड़े खरपतवार जर्मिनेट होते हैं या अंकुरित होते हैं, पुनः 2 से 3 बार जुताई कर देते हैं तो 70 से 80% खरपतवारों का जो प्रभाव है
या उनका जो पॉपुलेशन है उनको इसी तरह से कृषि ऋण की आय के द्वारा कम किया जा सकता है। एक दूसरा कि फसल चक्र परिवर्तित करके भी हम किसान भाइयों के खेत में खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी खेत में यदि हम उड़द मूंग की फसल ले रहे हैं तो उस खेत में अगले वर्ष यदि हम सोयाबीन की फसल लें या अन्य कोई फसल लें तो खरपतवारों का प्रबंधन हो जाता है। या धान के बाद में यदि आप कोई दलहनी फसल लें या गेहूं की फसल लें, फसल चक्र बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रकार के खरपतवार है, बार बार पनप नहीं पाते और उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि किसी खेत में यदि चना ली जा रही है रबी के मौसम में, तो अगले साल उसमें यदि हम गेहूं ले लें तो स्वतः ही खरपतवार, जैसे कुछ खरपतवार होते हैं जैसे गेहूंसा है, वो गेहूं में आता है जिसे गेहूं का मामा कहते हैं। यदि आप उसमें मटर, मसूर या तिवड़ा लेंगे तो वह खरपतवार नहीं आता है। तो एक ये फ़ायदा है, इस तरह से खरपतवारों को कम कर सकते हैं। संगी हो, ये तो रही समर विषय। अब मनोरंजन के बेरा हो गए है तो कैसे हो जाए, ये गीत संगीत सुने जाए संगवारी हो। ये युग के लइका मन का पोथी बाटत है, चूह के खुशियार हो गए है। जी खांधम बैठे वही लाया जी काटत है, मन के होशियार हो गए, चूह के खुशियार हो गए। ये युग के लइका मन का पोथी बाटत है, चूह के खुशियार हो गए। जी खांधम बैठे वही लाया जी काटत है, मन के होशियार हो गए, चूके खुशियार हो गए। तो संगवारी हो, अवैया बेरा फिर कोनो नवा विषय के संग आप मन के आर्थिक विकास कैसे हो सके ये विषय में जानकारी देवाबो। तब तक आप मन बने बने रहो, सुरक्षित रहो, यही शुभकामना के संग अपन संगवारी देव विदा। जय जोहार, राम राम।